स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर लें सारे सेशन को। एजेंडा ऑफ दिस 3 वीक्स विल बी कि हम एक तो रिवीजन करेंगे, ठीक है। आज कुछ चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट द रिवीजन प्रोसेस जो होगा इसका, ठीक है। और ये रिवीजन प्रोसेस विल बी वेरी यूजफुल, लेकिन अगर आप लोग इससे फायदा उठाना चाहेंगे, ठीक है। इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, वो वी हैव ऑलरेडी डन दैट, एवरीबॉडी नोज कि हमारे पास डिटेल्ड लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं, डिटेल्ड एनालिसिस भी हमने किया हुआ है, मैथमेटिकल पार्ट भी हमने काफी हद तक चीजों को कवर किया हुआ है, ठीक है। हम इसमें बड़ा टू दी पॉइंट एंड बड़े प्रिसाइज चलेंगे चीजों के मामला में, और सिर्फ वही चीजें करेंगे जो कि जरूरी होंगी। आप काइंडली यूं करो, तमाम के तमाम लोग हाय हेलो करके ना चैट में अपनी अटेंडेंस डाल दो, ताकि कल को अगर कोई अटेंडेंस का सिलसिला आता है तो हम लोग उसको भी देख लें, ठीक है। तो चैट में सारे हाय ये हेलो जो भी लिखना है व्हाट्सएवर दैट इज वो कर दो ताकि अटेंडेंस मार्क हो जाए, ठीक है जनाब। एक तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ना वो पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस पैटर्न के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि एक क्विज भी ले लें इस टॉप ऑफ सेशन के अंदर, ठीक है। वो बेसिकली एक मॉक एग्जाम टाइप चीज भी हो जाएगा, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि फाइनल ईयर का फाइनल एग्जाम्स किस किस्म का होना है। फाइनल एग्जाम्स ये चीजें सारी नोट करने वाली हैं, काइंडली अगर कोई बंदा नोट करता रहे, ताकि चीजें जो है ना फिर बाद में ये ना कहना कि खबर नहीं हुई, ठीक है। पेपर प्रोबेबली 3 पार्ट पे कन्वर्ट होगा, तो 3 पार्ट पे बेसिकली होगा। फर्स्ट पार्ट विल बी एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज में बेसिकली ये तीन सेक्शंस होंगे, 3 के 3 सेक्शन विल बी टाइम बाउंडेड सेक्शन, ठीक है। कि आपको फॉर एग्जांपल 35 मिनट में 40 मिनट के अंदर अंदर वो सेक्शन करके अपलोड करना होगा। अपलोड का टाइम आपको अलहदा से दिया जाएगा, सॉल्व करने का टाइम आपको अलहदा से दिया जाएगा, ठीक है। और टोटल पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो मे बी 4 आवर्स के करीब हो। ये सारी चीजें वो हैं जो कि जिस वक्त मैं पेपर बनाऊंगा तो फिर देखी जा सकती हैं। लेकिन 3 सेक्शंस होंगे, 3 सेक्शंस में एमसीक्यूज होंगे, फिर दूसरा सेक्शन ये टाइम बाउंड होगा, ये मे बी 35 मिनट 40 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे मैथमेटिकल टाइप, ठीक है। मैथमेटिकल टाइप फॉर एग्जांपल सिग्मा इज इक्वल टू पी ओवर ए, या एप्सिलॉन इज डेल ओवर एल, डेल इज एल माइनस एल नॉट, ठीक है। ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन जो कि आप 2 से 3-4 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो मैथमेटिकल ही होंगे प्रोबेबली, ठीक है। उसमें शायद कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हों, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी अ वेरी शॉर्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन जो कि आप 2-3 मिनट में सिंपली आप सॉल्व कर लो, ठीक है। एमसीक्यूज विल बी प्योरली अ थ्योरेटिकल वन, ठीक है, जिसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके चेक करेंगे हम लोग। और फिर इसका भी एक सर्टेन टाइम होगा, टाइम के बाद हम लोग वो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद तीसरा सेक्शन आपके पास आ जाएगा जो कि रेगुलर मैथमेटिकल सेक्शन होगा, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस का। उसमें 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसमें 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है और उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तो पेपर का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होगा आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, हाँ, इस पे हम कोशिश करेंगे कि एक मॉक किस्म का ना हम वो भी ले लें, एक क्विज भी ले लें जो कि आपका रहता है, चौथा क्विज आपका रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो इसी पैटर्न पे ले लूं, जो कि लास्ट वीक में या नेक्स्ट वीक में हम देख लेंगे, उसको प्लान कर लेंगे, ठीक है। अभी तक आपके 3 क्विजेज हो चुके हैं। याद नहीं सर। 3 क्विजेज हो गए हैं ना, मुझे याद है 3 क्विजेज हो गए हैं, एक क्विज रहता है, और मेरा ख्याल है कि हमारी 3 असाइनमेंट्स हो गई हैं, ठीक है। और एक असाइनमेंट रहती है, असाइनमेंट देख लेंगे, अगर लेनी होगी तो ले लेंगे, लेकिन एक क्विज जो है ना वो हम कोशिश करेंगे कि जरूर ले लें इस पूरे 3 वीक्स के अंदर, ठीक है। हमने मेरा ख्याल है कि बैंडिंग तक कर लिया था, दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर हमने क्विजेस का ले लिया था, 5th एंड 6th चैप्टर्स में से हमने कोई क्विज नहीं किया था। तो हम एक शेयरिंग फोर्स बैंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के ऊपर एक जो है ना क्विज प्लान कर लेंगे, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में या 3rd वीक में हमारे पास होगा, ठीक है। अच्छा,
ये जो टॉप अप सेशन है इसमें हम क्या करेंगे, मेरे नजदीक आइडियल कंडीशन वॉज नॉट इज, ठीक है, वॉज दैट के जी आप बेसिकली पहले ही इसको सेक्शंस को गो थ्रू कर लेते, चैप्टर्स को गो थ्रू कर लेते, और हम प्रिसाइजली वो सेक्शंस करते जो कि आपके प्रॉब्लमैटिक सेक्शंस हैं। वो मैथमेटिकल भी हो सकते थे, वो थ्योरेटिकल भी हो सकते थे, ठीक है। लेकिन अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप 1.5 महीना गुजार के आए हो छुट्टियों का और आपने उसमें खूब चिल किया है, ठीक है, पढ़ने पे किसी का कोई इरादा नहीं था, ना किसी को कोई बताने का इरादा था, ना कोई बताने पे राजी था कि हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो लिहाजा अब ड्राइविंग सीट है तमाम फैकल्टी मेंबर्स के पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो, अब हम अपनी मर्जी से लेके चलेंगे। इवन देन अगर आप मुझे प्रायर टू द लेक्चर ये भी डिलीवर कर दो 1-2 दिन पहले, जैसा अभी अगर हम आज का लेक्चर खत्म किया है तो अगले लेक्चर से पहले अगर आप मुझे कोई पॉइंट आउट कर सकते हो कि जी ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पे हम ज्यादा एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, तो वी कैन गो अकॉर्डिंगली, ठीक है। अदरवाइज अगर ड्राइविंग सीट मेरे पास होगी तो मैं तो फिर एक सीक्वेंस के अंदर चलता चला जाऊंगा, उसमें जो आपकी क्यूरीज हैं वो एंटरटेन होती चली जाएंगी, आपकी कोई अदर देन दैट कोई क्यूरी होगी तो दैट विल बी पर्सनली बिटवीन यू एंड मी, अगर आप मेरे से पर्सनल क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसको आंसर कर दूंगा, ठीक है। जो अभी तक हम प्लान ये है अभी जो इसका कि आज हम इंशाल्लाह 2 चैप्टर्स करेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम क्विकली रिवाइज करेंगे, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 भी हम क्विकली रिवाइज करेंगे, जो कि कोशिश होगी कि अगले लेक्चर में हम ये देख लें। उसमें जितनी एसेंशियल स्लाइड्स होंगी वो मैं उसको डिस्कस करता चला जाऊंगा, अगर किसी का पर्टिकुलर पॉइंट है तो वी कैन डिस्कस ड्यूरिंग दिस इंटरेक्टिव सेशन, अगर किसी का पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होगा, लेटर ऑन कोई क्वेश्चन रेज होता है तो यू कैन आस्क मी एज यूजुअल ऑन द व्हाट्सएप और ऑन द ईमेल ऑन द कॉल व्हाटसोएवर दैट इज, एंड आई विल आंसर इट अकॉर्डिंगली, ठीक है जनाब। और नेक्स्ट नेक्स्ट ये चैप्टर मैं इसलिए क्विकली करूंगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 लेक्चर्स के अंदर अंदर, रीजन बिहाइंड इज कि हम ऑलरेडी इसमें से कुछ तो ऐसा था जो कि फिजिकली हमने क्लास में पढ़ा था, चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का हमने क्विज भी दिया हुआ, तो आई होप कि आपको काफी हद तक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको चैप्टर 5 चैप्टर 6 ये जो चैप्टर्स हैं, या जो शेयरिंग फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के लिहाज से, या मोहर सर्कल या स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अभी तक हमने क्विजेज में नहीं किया, उसको हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 वीक्स के अंदर कर लें, ठीक है। एक एक चीज जो है वो अकॉर्डिंगली फिर मैं देखता हूँ, अगर वो हम लोग कवर कर सके तो फिर हम उसको रखेंगे, अदरवाइज लास्ट लेक्चर में अगर आपने सुना हो या आखिरी 2-3 लेक्चर सुने हो तो उसमें मैंने कंबाइंड लोडिंग का एक केस कहा था कि कंबाइंड लोडिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन आई सी के वो कंबाइंड लोडिंग हम लोग यहाँ पे लेंगे या नहीं लेंगे, वो मैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह उसको डिसीजन कर लूंगा, फिर हम देख लेंगे कि वो टॉपिक हमने करना है या नहीं करना। अदरवाइज जो जो चीजें कवर हो चुकी हैं वो डिटेल में आपके पास है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी जितने हमने कवर किए हैं वो आपके पास हैं, जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जितनी एग्जांपल्स हमने की हैं या जितनी एग्जांपल्स हमने प्रपोज की हैं, या एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो हमने प्रपोज किए हुए हैं एज ए फैकल्टी मेंबर टीचिंग फैकल्टी वो ऑलरेडी आपके पास हैं। अगर नहीं है तो यू कैन डिस्कस थ्रू उजैर, ठीक है, जो सीआर हैं आपके, उनके थ्रू आप मुझे कह सकते हो कि चैप्टर 5 के आर्टिकल्स या चैप्टर 5 के प्रॉब्लम क्वेश्चन या चैप्टर 5 के एग्जांपल्स आप हमें बता दें, या चैप्टर 6 के आर्टिकल्स बला बला इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है जनाब। तो ये बेसिकली एजेंडा है। अगर आप लोगों की कोई इस वक्त सजेशन है तो यू कैन गो हैड, अदरवाइज फिर मैं वही चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आज क्विकली हम देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या किया था और हम किस तरह चीजों को लेके आगे चले थे। एनी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, एनी पर्टिकुलर सजेशन अगर आप लोगों में से किसी के पास है तो। सर सिलेबस क्या होगा एग्जाम का? सिलेबस एग्जाम का मैंने बेजान बता तो दिया तुम्हें कि मैंने हर चीज दी हुई है सिलेबस के अंदर। अगर आप लोग उठा के देखोगे गूगल क्लासरूम के अंदर भी तमाम आर्टिकल्स शेयर हुए हुए हैं, ठीक है, जो जो आर्टिकल्स हमने किए हुए हैं, तो वही सिलेबस होगा, बस और क्या होगा सिलेबस। अच्छा, अगर तुम ये क्वांटिटी पूछ रहे हो तो क्वांटिटी विल बी कि आपके पास चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से क्वेश्चंस नहीं होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन ठीक है चैप्टर सर। 2 और चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट जरूर यूज हो रहे होंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा
कि आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 ना करें। चैप्टर 1 चैप्टर 2 वी कैन कवर इन द एमसीक्यूज, वी कैन कवर इन द शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो सिलेबस ऑन दी होल आपके पास कंप्लीट ही है जो इस वक्त अवेलेबल है आपको, क्योंकि समटाइम आगे आप फॉर एग्जांपल जिस तरह चैप्टर 5 के अंदर जिस वक्त आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट या चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट वहां पे आ रहे होंगे। स्पेशली अगर चैप्टर 6 का चैप्टर जब आप मोहर सर्कल्स को डिस्कस करोगे या मोहर सर्कल्स देखोगे तो वहां पे पिछले सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो आई एम कैटेगोरिकली सेइंग, ठीक है, कि आपको सिलेबस पूरे का पूरा बोथ थ्योरेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकली कवर करना है। क्वेश्चन आना ना आना दैट इज अनदर स्टोरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। concept may be in chapter 6 or in chapter 7 where you may be using the concept of axial loading जो कि chapter 2 के अंदर आपने किया हुआ होगा, ठीक है। तो सिलेबस वही होगा जो हमने किया है, तमाम की तमाम डिटेल्स आप लोगों के पास हैं, ठीक है। और वो आपने कवर करना है क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और मैथमेटिकल क्वेश्चन है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम के अंदर अगर कोई चीज मैथमेटिकल न्यूमेरिकल बेस्ड चीज रह भी जाती है तो हो सकता है कि उसका कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल एमसीक्यूज के अंदर आ रहा हो या उसमें आ रहा हो, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ रहा हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आपके पास सिलेबस पूरे का पूरा ही है जो आपने कवर करना है, ठीक है जनाब। एनीथिंग एल्स? लेट्स स्टार्ट जनाब चैप्टर 1। ठीक है जनाब, ये तो बेसिकली स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हमें पता है जिसको हम कहते हैं जी फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और चैप्टर 1 तक जो हम बात करते हैं वो एवरेज स्ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है। सिग्मा एवरेज स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस होता क्या है? बेसिकली एक एक्सटर्नल लोड है जिसको मैं यहाँ पे P कह रहा हूँ या जिसको मैं यहाँ पे F कह रहा हूँ, कहीं पे मैं उसको P कहता हूँ, कहीं पे मैं उसको F कहता हूँ, लेकिन होता ये एक्सटर्नल लोड है, ये फिजिकल लोड है जो सिस्टम के ऊपर आप अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। बॉडी जिस वक्त उस लोड को रेजिस्ट करती है तो एज अ रिएक्शन जो उसकी इंटरनल जो फोर्सेस जनरेट हो रही होती हैं उनको हम स्ट्रेसेस कह रहे होते हैं, ठीक है। और स्ट्रेसेस के साथ ही आपके पास जो डिफॉर्मेशन आ रही होती है उसको हम स्ट्रेन कह रहे होते हैं, ठीक है। तो सिग्मा और एक्सियल लोडिंग के केस में कि अगर आपके पास टेंसाइल लोड लगा हुआ है या आपके पास कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है जो कि चैप्टर 2 के अंदर भी हम देखेंगे, ठीक है, तो हम उसको बेसिकली सिग्मा एवरेज ले रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे होते हैं कि हम बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके और उसको ओवर द एरिया इंटीग्रेट कर रहे होते हैं और वहां से हम उसको टोटल लोड के इक्वलेंट रख रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज द एवरेज स्ट्रेस। और एवरेज स्ट्रेस जो होता है या सिग्मा जो स्ट्रेस होता है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड के करीब मैक्सिमम होता है और जो जो आप उससे अवे चलते चले जाते हैं तो ये इंटेंसिटी में कम होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट it will be this much, but at this point it will be lesser one, and as you keep on moving toward this one so it will be again will be maximum। तो इंटेंसिटी जो जो आप पॉइंट ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ लोड के करीब होते चले जाते हैं आप बेसिकली आपकी इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रेसेस की बढ़ती चली जाती है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त आप उसको ऑन द होल एरिया उसका बेसिकली इंटेग्रल लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास फिर एक एवरेज स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है जिसको हम एवरेज स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस हम इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज अप्लाइड लोड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एरिया, ठीक है, कि ये जो सरफेस है, ये जो लोड पी अप्लाई हो रहा है ये नॉर्मल टू द सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इस वजह से हम इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे होते हैं और उसी वजह से जो उसके अगेंस्ट हमारे पास स्ट्रेन आ रहा होता है उसको हम नॉर्मल स्ट्रेन बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा,
जिस वक्त भी नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेन की कंडीशन होती है या नॉर्मल स्ट्रेस की कंडीशन होती है, वो बेसिकली हमेशा सेंट्रॉइड के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जिसका ये हमारे पास, अब हमें आई 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 होप कि अब आपको सेंट्रॉइड का मतलब पता है। तो ये सेंट्रॉइड है, ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म रोड है, जो कि एक रॉड है, ठीक है, जो कि स्क्वायर शेप का है, तो ऑब्वियसली इसका सेंट्रॉइड विल बी द सेंटर ऑफ द शाफ्ट या सेंटर ऑफ द रॉड। ठीक है, तो जो लोड एग्जैक्टली नॉर्मल हो और being applied on the centroid, that is called centric load। ठीक है, और उसके मुकाबले में एक और लोड होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेंट्रिक लोड, कि अगर लोड उसके सेंट्रॉइड के ऊपर से नहीं गुजर रहा या उसके लोड सेंट्रॉइड के ऊपर नहीं आ रहा, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, अगर एक्सेंट्रिक लोड होगा तो एक लोड तो P है जो कि नॉर्मल लोड के तौर पे आएगा। जिस वक्त अगर मैं यहाँ पे इसको सेक्शन लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो एक लोड P है जो कि डायरेक्टली ये वाला आ रहा है, ये डायरेक्टली P यहाँ पे आ रहा होगा और ये बेसिकली इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा, इस सेक्शन के सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा। और फिर एक मोमेंट भी आ रहा होगा जो कि बेसिकली इस डी डिस्टेंस की वजह से होगा, जो कि ये होगा। अगर मैं इन दोनों को यहाँ से और यहाँ से कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये बेसिकली इस शेप में बदल जाएंगे। ठीक है, तो जो मोमेंट की एप्लीकेशन होगी, डायरेक्शन होगी, दैट विल बी टू दिस डायरेक्शन, और वो पी जो मोमेंट होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ पी इनटू डी, जो कि हमारे पास डिस्टेंस आ रहा होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक लोडिंग। ठीक है, ये एक्सेंट्रिक लोडिंग का कॉन्सेप्ट भी हमने जाके चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के अंदर यूज किया था, अगर आपको याद हो, अगर आपने किया हो शेयरिंग फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को। ठीक है, ये तो था नॉर्मल, क्योंकि इट वाज लोड इज बीइंग अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, जो शेयरिंग स्ट्रेस, जिस वक्त हम बेसिकली शेयर करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा ये वाला केस है, इसमें यू हैव ए बी एंड यू आर अप्लाइंग अ लोड पी एंड पी डैश, तो अगर मैं यहाँ पे इसका सेक्शन लेता हूँ तो एक सरफेस के अलोंग, सरफेस एरिया के अलोंग द सरफेस एरिया एक लोड, एक स्ट्रेस आ रहा होता है या एक लोड आ रहा होता है, इसको मैं पी बोलता हूँ। ठीक है, कहीं इसको हम जाके आगे चैप्टर 6 के अंदर जाके हम इसको शेयरिंग फोर्स भी बोलते हैं, डी। ठीक है, और नॉर्मल लोड को हम जनरली एन से डिनोट कर रहे होते हैं, जिसको हम पीछे पी कह रहे थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये बेसिकली वो लोड या वो फोर्स जो कि अलोंग द एरिया है, अलोंग द सरफेस एरिया है, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन वही होता है जो हम जनरली ले रहे होते हैं, टॉ एवरेज यहाँ पे भी P ओवर ए ही है। फर्क सिर्फ ये है कि वो P जो कि अलोंग द सरफेस एरिया है, दैट इज कॉजिंग द शियर स्ट्रेस। ठीक है, और वो P जो कि नॉर्मल है टू द सरफेस एरिया, दैट इज कॉजिंग द सिग्मा नॉर्मल और द नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस पीछे हमने देखा, ये हमने शियर स्ट्रेस को देखा। एक्सप्रेशन यहाँ तक इस चैप्टर में, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में लोड पर यूनिट एरिया ही होगा, जिसको हम जाके आगे किसी चैप्टर में रिवाइज कर रहे होंगे, जहाँ पे हम चैप्टर 6 के अंदर जाके जिस वक्त हम लोग ट्रांसवर्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। लेकिन यहाँ तक ये लोड पर यूनिट एरिया ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है या वो शेयरिंग स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है जी, फिर हमने सिंगल शेयर और डबल शेयर का कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है, ये जस्ट यू कैन गो थ्रू इट, इसमें कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं है। एंड देन द बेरिंग स्ट्रेस, क्योंकि जिस वक्त स्ट्रेस आ रहा होता है, एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है। अगर आप दो सरफेस को आपस में बोल्ट कर देते हो, ठीक है, तो बोल्ट सरफेस पे स्ट्रेस कर रहा होता है और सरफेस बोल्ट पे स्ट्रेस कर रही होती है। तो कहीं पे भी अगर आपको इस तरह के जॉइंट्स नजर आते हैं जहाँ पे बोल्टेड जॉइंट्स हो, तो वहां पे हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेस। और बेरिंग स्ट्रेस जो होती है वो लोड डिवाइडेड बाय टी इंटू डी, ये एरिया ही है बेसिकली। T is the thickness of the sheet you are clamping or you are bolting multiplied by the diameter of the bolt जो कि आपने उसके अंदर लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बेरिंग स्ट्रेस बोल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसको अभी हमने देखा कि जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया इज प्लेन। ठीक है, और लोड या उसके नॉर्मल पे आ रहा है या लोड उसके अलोंग आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस सरफेस एरिया को किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर कट कर देता हूँ, तो देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा,
अब ये मेरे पास एक सेक्शन है जो कि मैंने काटा है, तो थीटा एंगल के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिस इज पी, ये जो ये वाला पी है वो ये वाला पी आ रहा है आपके पास, क्योंकि नाउ इट इज, अब यहाँ पे वो एक नॉर्मल फोर्स के तौर पे आ रहा है, यहाँ पे वो एक एंगुलर फोर्स के तौर पे आ रहा है जो कि थीटा एंगल बना रही है विद द सरफेस। तो हम बेसिकली उसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, एक उसका एफ कंपोनेंट आएगा, एक उसका वी कंपोनेंट आएगा। एफ कंपोनेंट विल बी नॉर्मल कंपोनेंट क्योंकि ये सरफेस के नॉर्मल है, और वी जो है दैट विल बी द शेयर कंपोनेंट क्योंकि ये अलोंग द सरफेस है, ठीक है। तो एफ और v in terms of p is f is equal to p cos theta और v is equal to p sin theta। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, ठीक है जी ना, सर आवाज आ रही है। चलें दैट्स गुड, ठीक है। तो ये उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। सिग्मा इज एफ ओवर ए थीटा, इसका मैथमेटिक्स आपने जिस वक्त सॉल्व किया तो ये बेसिकली डिटेल में हमने डिस्कस किया, वैसे मैं इसको क्विकली पॉज करूंगा। हम आएंगे इसके कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन इज सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस पी ओवर ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, शियर स्ट्रेस पी ओवर ए नॉट साइन थीटा कॉस थीटा। सिग्मा किस वक्त मैक्सिमम होगा? जिस वक्त ये चीज 1 होगी, और इस वक्त 1 होगी इस वक्त थीटा हमारे पास 0 होगा या 180 होगा, तो ये हमारे पास मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर थीटा 0 होगा तो उस वक्त टॉ जो होगा वो भी मेरे पास 0 होगा। तो मैक्सिमम सिग्मा जिस वक्त होगा तो शियर स्ट्रेस विल बी 0। अदरवाइज टॉ किस वक्त मैक्सिमम होगा? टॉ सिर्फ उस सूरत में मैक्सिमम हो सकता है जब आपके पास थीटा 45 डिग्री हो, ठीक है। थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो sin 45 cos 45 दे है 1/2 अंडर रूट, और 1/2 अंडर रूट जो है वो जिस वक्त 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 1/2 पी ए नॉट, और ये मेरे पास फिर सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, टॉ की वैल्यू आ जाएगी और सिग्मा की वैल्यू। यहाँ से मैं दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ जो कि आगे जाके हम लोग मोह सर्कल के अंदर भी देखते हैं कि जिस वक्त सिग्मा मैक्सिमम होता है टॉ हमेशा 0 होता है, और जिस वक्त टॉ 0 होता है, सॉरी टॉ मैक्सिमम होता है तो सिग्मा 0 नहीं होगा, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जिस वक्त हम सर ये लोग, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 है यार। ओके सर। ठीक है जनाब, चैप्टर 1 है, दिस इज चैप्टर 1, ठीक है। ये हमारे पास स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस हम बेसिकली कहते हैं कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है जो कि एक बड़ी बॉडी का पार्ट है, ठीक है, तो उस पे एट अ टाइम कितने स्ट्रेसेस लग सकते हैं, ठीक है। तो हर फेस के ऊपर जनरली आपके पास 3 स्ट्रेसेस लग रहे होते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी। 3 मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस के कंपोनेंट्स आएंगे और 3 ही मेरे पास टॉ के कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि टॉ एक्स वाई इक्वल्स टू टॉ वाई एक्स, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो मैं टॉ एक्स वाई को टॉ वाई एक्स के बराबर रखता हूँ, ये इसका मैथमेटिक्स बुक के अंदर गिवन है, ठीक है। यू कैन गो अकॉर्डिंगली और यू कैन सी के वाई इट इज सो, ठीक है, कि वाई टॉ एक्स वाई, ये भी लिखा हुआ है टॉ वाई जी, टॉ एक्स वाई इक्वल्स टू टॉ वाई एक्स, टॉ वाई जी इक्वल्स टू टॉ जी वाई, टॉ जी वाई इक्वल्स टू। तो मेरे पास जिस वक्त 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस आती है तो मेरे पास 6 कंपोनेंट मुझे चाहिए होती हैं, 3 नॉर्मल कंपोनेंट सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी, और 3 shear स्ट्रेस के कंपोनेंट टॉ एक्स वाई, टॉ वाई एक्स और टॉ जी एक्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस में नहीं जाते तो हम 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जाते हैं, ठीक है। तो हम सिग्मा जी की वैल्यू को जिफर कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो हमारे पास ये 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ जाती है, क्योंकि ये आपके पास। फिर हमारे पास कितने कंपोनेंट चाहिए होंगे? 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हमें 2 कंपोनेंट चाहिए होंगे, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई, ठीक है। तो ये टॉ एक्स वाई जिस वक्त हमारे पास ये 3 स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ जाएगी तो हमारे पास 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंप्लीट हो जाएंगी। इस बुक के अंदर या इस कोर्स के अंदर हम अपने आप को 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस तक ही रखते हैं, हम 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस में नहीं जाते। 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस में आप मशीन डिजाइन जिस वक्त पढ़ोगे तो उसमें यही चीजें 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस में आएंगी, और फिर आप सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी, टॉ एक्स वाई, टॉ वाई एक्स, टॉ जी एक्स के साथ भी अकॉर्डिंगली डील कर रहे होंगे। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अलाउएबल स्ट्रेस, एंड अलाउएबल स्ट्रेस शुड ऑलवेज बी लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेस।
तो एफ एस जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जो कि आपके पास जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिस वक्त आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं इट शुड ऑलवेज बी मोर देन 1। ठीक है जनाब, तो ये हमने यहाँ पे चैप्टर 1 को एंड किया। चैप्टर 1 की चंद एक एग्जांपल थी, वो सिंपल बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। असल चीज जो है दैट इज ऑन द चैप्टर 2। अच्छा, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, दिस आर वेरी सिंपल थिंग्स जिसको मैं बड़ा क्विकली सर आपने जो जी सर ये सेंट्रिक लोडिंग का जो आपने समझाया था तो वो एक दफा दोबारा बता रहे हैं। वो लोड जो सेंट्रॉइड के ऊपर लग रहा होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रिक लोडिंग। the load which are being applied on the centroid of the body that is called centric load, and that is not being applied on the centroid that is called eccentric load। ठीक है, होता क्या, जिस वक्त आप eccentric load के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को लेते हो, किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द eccentric लोड लेते हो, तो फिर आपको एक नॉर्मल फोर्स सेंट्रॉइड उस सेक्शन के सेंट्रॉइड पे लगानी पड़ती है और साथ ही आपको मूवमेंट भी लगाना पड़ता है क्योंकि लोड ऑफ सेंटर्ड है। ठीक है, और हमें पता है कि जिस वक्त भी कोई फोर्स ऑफ सेंटर्ड अप्लाई होती है तो वो मोमेंट कॉज करती है, और मोमेंट मुझे पता है कि हाउ मच इट इज ऑफ सेंटर्ड फ्रॉम द सेंट्रॉइड, दैट डिस्टेंस इज d मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स, तो दैट विल कॉज द मोमेंट, फोर्स इनटू लोड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो जिस वक्त भी आपके पास एक्सेंट्रिक लोडिंग आएगी और एक्सेंट्रिक लोडिंग को आप किसी सेक्शन के सेंट्रॉइड पे अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको हमेशा दो चीजें वहां पे प्लेस करनी पड़ेगी, एक नॉर्मल लोड P और दूसरा उसका मोमेंट, क्योंकि जो लोड है वो ऑफ सेंटर्ड है, एक्सेंट्रिक है। ये मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको दिया। ठीक है, यस सर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? इवन देन यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है यू कैन पोज मी एनी टाइम ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल उसको आंसर कर दूं। ठीक है, अच्छा जनाब, चैप्टर 2। चैप्टर 2 बेसिकली हमारे पास इज द एक्सटेंशन ऑफ द चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने नॉर्मल स्ट्रेस को देखा जो कि सिग्मा एवरेज है, लोड पर यूनिट एरिया, और हमने शियर स्ट्रेस को देखा दैट वाज अगेन टॉ, दैट वाज अगेन लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, फर्क सिर्फ ये था कि नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर जो अप्लाइड लोड है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, और शियर स्ट्रेस में अप्लाइड लोड इज अलोंग द सरफेस ऑफ द सरफेस एरिया। ठीक है, या सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब उसी की फर्दर एक्सटेंशन है हमारे पास। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं एक्सियल लोडिंग और स्ट्रेस सस्टेन। एक्सियल लोडिंग हमारे पास जनरली ये वही सिग्मा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सिग्मा इज P over A, अगेन दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, सॉरी अगेन दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस होगा सिग्मा इज P over A। इस वक्त मैंने इस रॉड के ऊपर P लोड अप्लाई किया तो देयर इज एन एक्सटेंशन डेल्टा, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, या डिफॉर्मेशन है, और ये क्या है L माइनस L नॉट। L नॉट क्या है, L, चलें इसमें L जो है ओरिजिनल लेंथ है माइनस L नॉट। L नॉट इज बेसिकली दी एक्सटेंडेड लेंथ, ये जो लेंथ आ रही है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दैट इज L नॉट, इसको मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरे पास एक्सटेंशन होगी डेल विल बी L माइनस L नॉट डिवाइडेड बाय L ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसको मैं बेसिकली यहाँ पे डेल कह रहा हूँ, डिफॉर्मेशन कह लूँ, एक्सटेंशन कह लूँ, व्हाटसोएवर यू वांट टू से। ठीक है, अच्छा अब क्या है अब अगर मुझे सेम एक्सटेंशन डेल अचीव करनी है तो एरिया अगर मेरे पास डबल है, अब नाउ दिस इज 2A, दिस इज A, दिस इज 2A, एरिया हैज बीन डबल्ड, तो सेम डेल अचीव करने के लिए मुझे अपना लोड डबल करना पड़ेगा। तो जिस वक्त मैं सिग्मा कैलकुलेट करूंगा आई विल एंड अप अगेन विद P over A, और उसमें भी डेल जो होगा दैट विल बी एप्सिलॉन विल बी स्ट्रेन विल बी डेल ओवर L। अच्छा, अब अगर मैं लेंथ डबल कर देता हूं तो इस P के अगेंस्ट सेम लोड अगर आ रहा है
तो मेरे पास जो एक्सटेंशन होगी दैट विल बी 2 डेल, डबल हो जाएगी क्योंकि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन। ठीक है, तो जिसको जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो 2 डेल ओवर एल, अगेन आई विल एंड अप विद द डेल। तो अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर लोड कांस्टेंट है या मेरे पास लेंथ कांस्टेंट है, तो दोनों सूरतों में मेरे पास एक्सप्रेशन हमेशा सिग्मा का या एप्सिलॉन का लेंथ पर यूनिट सॉरी लोड पर यूनिट एरिया और जो नॉर्मल स्ट्रेन है वो हमेशा डिफॉर्मेशन या एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ आ रही होती है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हैं जो कि आपको याद रखने हैं फॉर चैप्टर 2। सिंपल सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस पी ओवर ए, एप्सिलॉन डेल ओवर एल, और डेल जो है दैट इज एक्सटेंशन ओरिजिनल लेंथ माइनस एक्सटेंडेड लेंथ या एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। ठीक है जनाब, ये बेसिकली, और ये हम किस तरह करते हैं इसके लिए हमें पता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ये डक्टाइल मटेरियल की स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली ब्रिटल मटेरियल की स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। ये जरूर कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम्स, इसके डिफरेंट पार्ट्स, इनकी लिमिट्स, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है, यील्डिंग क्या होती है, नेकिंग क्या होती है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस इन डिटेल। और हम उसको बेसिकली ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से गुड क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में पेपर में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंगली। देन वी हैव हुक्स लॉ। हुक्स लॉ सेज कि स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए यू अप्लाई द ई इज द यंगेस्ट मॉड्यूलस, सो सिग्मा इज ई एप्सिलॉन। ठीक है ना, और फिर इसके आगे क्या इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ के लिए कि जी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी ओनली यूज्ड इफ मटेरियल हैज द लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, और लीनियर इलास्टिक बिहेवियर हमें पता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट से पहले पहले होता है, या बहुत अगर हम छलांग मारें तो हम यील्ड स्ट्रेंथ तक चले जाते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ तक हुक्स लॉ ओबे होता है। उसके बाद जो ही आप नॉन लीनियर रीजन के अंदर या प्लास्टिक रीजन के अंदर चले जाते हैं वहां पे हुक्स लॉ इज नो मोर एप्लीकेबल। ये आपने ये चीज जरा ध्यान से देखनी है। इस वक्त आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, हुक्स लॉ अप्लाई कर रहे हो, तो यू विल हैव टू सी कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। हम कहीं प्लास्टिक रीजन की बात तो नहीं कर रहे जहाँ पे ये हुक्स लॉ अप्लाई ना हो रहा और आप लोग इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप हुक्स लॉ को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हुक्स लॉ की आगे फर्दर हमारे पास उसकी डेरिवेशन है। ठीक है, सिग्मा इज ई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज सिग्मा ओवर ई, सिग्मा इज पी ओवर ए, पी ओवर ई, एंड एप्सिलॉन इज डेल ओवर एल। ठीक है, तो डेल हमारे पास जो होगा दैट विल बी पी एल ओवर ए ई। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इज दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, कि अगर आपके पास डिफरेंट लेंथ्स हैं, डिफरेंट लोड कंडीशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट एरियाज हैं, तो देन यू हैव टू कैलकुलेट डेल फॉर ईच सेक्शन एंड देन यू विल हैव टू सम अप ऑल दिस टू गेट द नेट deformation or the net extension into that particular body. For example, जिस तरह का ये केस है, हमने इसमें जो चीज हमने बार बार शुरू में भी अगर आपको याद हो तो यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू बी गुड कि यू हैव एन आइडिया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ लोड्स आर बीइंग अप्लाइड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डी सेक्शन का लोड ले रहा हूँ तो क्या लोड आएगा, मैं ये सेक्शन ले रहा हूँ तो क्या लोड आएगा, मैं ये सेक्शन ले रहा हूँ तो क्या लोड आएगा। ये सेक्शन दूंगा तो ओनली 30 विल बी देयर, अगर ये लूंगा तो 30 माइनस 45 विल बी देयर। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन ले रहा हूँ तो 30 विल बी देयर, 45 विल बी देयर, 75 विल बी देयर, एंड अपॉन द डायरेक्शन यू विल सी कि आपके पास इस सेक्शन पे फाइनल लोड क्या आ रहा होगा। तो इस सेक्शन पे अगर मैं फाइनल लोड कैलकुलेट करूंगा तो 75 एंड 30 आर इन द सेम डायरेक्शन, 45 इज अगेंस्ट बी एंड डी लोड। ठीक है, तो इट विल बी 75 प्लस 30 माइनस 45, तो ये मेरे पास लोड आ जाएगा 30 डिग्री, 30 10 raised to power 3 पाउंड। इसी तरह P1 है, P2 है, P3 है। अब ये डिफरेंट लेंथ्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनके डिफरेंट सेक्शनल एरियाज हैं। ठीक है, तो अगर मैंने नेट डिफॉर्मेशन अगेंस्ट दीज लोड कैलकुलेट करनी होगी तो मैं हर सेक्शन का एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, उनके लोड, उनकी लेंथ और उनके एरिया को यूटिलाइज करते हुए तमाम को सम अप करूंगा और देन आई विल गेट द
net deformation against this particular loads condition. ठीक है, तो जो नेट डिफॉर्मेशन होती है किसी भी सिस्टम में, दैट इज द सम ऑफ ऑल द डिफॉर्मेशन दैट इज बी कैरीड आउट इनटू दैट पर्टिकुलर बॉडी. अगेन एग्जांपल 2.1 प्रॉब्लम था, हमने रिजॉल्व सेक्शन में डिस्कस भी किया था कि अननोन लोड जितने भी हैं वो आप मोमेंट से कैरी आउट करते हैं. ये स्टैटिक पार्ट है. सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट डी एंड सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0, और वहां से आप